start the circuit related topic, but that is the practical application for the milling machine and shaper machine. हम लोग जैसे वर्कशॉप में जो मिलिंग मशीन एंड शेपर मशीन में जो काम किए थे, तो वो मिलिंग मशीन शेपर मशीन में काम करने हम लोग तो एक्सटर्नली वर्क करते हैं कि हम लोग कोई वर्क पीस को सेटअप करते हैं, जॉ के द्वारा क्लैंप के द्वारा उसको क्लैंपिंग करते हैं, एंड देन उसके ऊपर से शेपर मशीन में या मिलिंग मशीन में शेपर मशीन शेपिंग मशीन में शेपर काटर यूज करते, मिलिंग मशीन में मिलिंग काटर यूज करते, एंड द काटर इज रोटेटिंग एंड काटर मूवमेंट के द्वारा वो हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स के अंदर कोई भी शेप स्लॉट काट सकते, कोई भी इनर स्लॉट काट सकते, राइट। तो ये जो मूवमेंट ऑफ द कटिंग टूल, राइट, मूवमेंट ऑफ द कटिंग टूल और द हम लोग जैसे मैनुअली क्लैंपिंग करते हैं, लेकिन कोई कोई मशीन में क्या होता है, मैनुअली क्लैंपिंग नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली क्लैंपिंग होता है। तो ये ऑटोमेटिकली क्लैंपिंग या कटिंग टूल का मूवमेंट कितना डिस्टेंस मूवमेंट करेगा, ये सब चीज के लिए हम लोग को क्या है, हम लोग सर्किट यूज करते हैं। दैट सर्किट इज कॉल्ड द हाइड्रोलिक सर्किट फॉर द शेपर मशीन एंड मिलिंग मशीन। हम लोग मीटर इन सर्किट पढ़े हैं, मीटर आउट सर्किट पढ़े हैं, रीड ऑफ सर्किट पढ़े हैं, सिंक्रोनाइजेशन सर्किट पढ़े हैं, 1 by 1 सिंक्रोनाइज करके जो काम करता है, ट्रैवल डिपेंडेंट प्रेशर डिपेंडेंट सर्किट पढ़े हैं। तो अभी हम लोग वो सब सर्किट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे आज का क्लास में, जो मेरा शेपर मशीन और मिलिंग मशीन में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। We will study our next topic of hydraulic circuit, that is hydraulic circuit for milling machine and hydraulic circuit for shaper machine। तो इसके पहले जो हम लोग वीडियो लेक्चर स्टडी किए थे, उसमें हाइड्रोलिक सर्किट फॉर ट्रैवल डिपेंडेंट सीक्वेंसिंग सर्किट हम लोग स्टडी किए थे, और उसमें ट्रैवल डिपेंडेंट सर्किट देखे थे, प्रेशर डिपेंडेंट सर्किट देखे थे, सीक्वेंस वाइज कैसे कॉइल हाइड्रोलिक सिस्टम में ऑपरेशन होता है वो हम लोग स्टडी किए थे। आज हम लोग स्टडी करेंगे मिलिंग मशीन के लिए हाइड्रोलिक सर्किट कैसे काम करता है और शेपर मशीन के लिए हाइड्रोलिक सर्किट कैसे काम करते हैं। जैसे तुम लोग 4th सेमेस्टर का मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में मिलिंग मशीन में वर्क किए थे, शेपर मशीन में वर्क किए थे। जब कोई वर्कपीस हम लोग बना रहे थे, वर्कपीस में जब कोई स्लॉट काटने के लिए हम लोग शेपर मशीन यूज किए थे। मिलिंग मशीन में कोई अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग हम लोग किए थे 4th सेमेस्टर में। तो वो मशीन में किस तरीके से मशीन का टूल का टूल का फीड रेट कैसे होगा, टूल किस तरीके से रोटेट करेगा, वर्कपीस का जो मूवमेंट, ये सारा चीज किस तरीके से मिलिंग मशीन और शेपर मशीन में होता है, वो हम लोग आज स्टडी करने जा रहे हैं। तो हम लोग पहले स्टडी करेंगे हाइड्रोलिक सर्किट फॉर मिलिंग मशीन। तो मिलिंग मशीन में क्या होता है, दो टाइप का मिलिंग होता है। एक क्या होता है, आप मिलिंग होता है, एक होता है मेरा आप मिलिंग, दूसरा क्या होता है मेरा डाउन मिलिंग। ओके, आप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग। ये आप मिलिंग क्या है, आप मिलिंग मतलब मान के चलो ये मेरा वर्कपीस है, ये मेरा वर्कपीस है, और यहाँ पे मेरा काटर है, यहाँ पे मेरा काटर है, ये मेरा वर्कपीस है, ये मेरा मिलिंग काटर है। काटर का जो रोटेशन इस डायरेक्शन में है और वर्कपीस का रोटेशन इस डायरेक्शन में, राइट। इसका मतलब कटर रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में और वर्कपीस रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में। इसका मतलब कटर का रोटेशन क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन, वर्कपीस का रोटेशन इस डायरेक्शन, आई मीन वर्कपीस का जो मूवमेंट हो रहा है वो इस डायरेक्शन है। इस टाइप का जो मिलिंग है, इस टाइप का मिलिंग में, मिलिंग को हम लोग क्या मिलिंग बोलते हैं, इस टाइप का मिलिंग को हम लोग आप मिलिंग बोलते हैं। आप मिलिंग में ये मोशन होगा कटर का मोशन, कटर का मोशन, क्योंकि हम लोग को सर्किट समझने के पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आप मिलिंग हम लोग किसको बोलते हैं, डाउन मिलिंग किसको बोलते हैं। तो ये मेरा है कटर मोशन और ये मेरा है वर्कपीस मोशन। ये मेरा अप मिलिंग प्रोसीड्यूर हुआ, जहां पे कटर और मोशन और वर्कपीस का जो मोशन होगा वो दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट होगा। डाउन मिलिंग में क्या होता है, डाउन मिलिंग में कुछ इस तरीके का होता है, वर्कपीस इस तरीके का रहता है, पूरा उल्टा रहता है, और यहाँ पे ये मेरा कटर है, राइट। तो कटर का रोटेशन इस डायरेक्शन में, वर्कपीस का भी रोटेशन इस डायरेक्शन में। इसका मतलब कटर का रोटेशन जिस डायरेक्शन में, वर्कपीस का भी रोटेशन अगर वही डायरेक्शन में होगा तो उसको हम लोग क्या मिलिंग बोलेंगे, उसको हम लोग डाउन मिलिंग बोलेंगे। इस डाउन मिलिंग में ये मेरा है कटर का मोशन
और ये मेरा है वर्कपीस का मोशन। तो आप मिलिंग में क्या होता है, काटर मोशन और वर्कपीस का जो मोशन है वो एक दूसरे का ऑपोजिट होगा, राइट। और डाउन मिलिंग में क्या होता है, काटर का मोशन जिस डायरेक्शन में है वर्कपीस का भी मोशन वो उसी डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब यहाँ पे आप मिलिंग में काटर इस तरीके से रोटेट कर रहा है, इस डायरेक्शन रोटेट कर रहा है, वर्कपीस इस डायरेक्शन रोटेट कर रहा है, जो मूव कर रहा है, तो इसका मतलब कटर इस वर्कपीस का ये एरिया में वो कट कर रहा है। डाउन मिलिंग प्रोसीड्यूर में कटर इस डायरेक्शन रोटेट कर रहा है, वर्कपीस इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो वर्कपीस जितना इधर आएगा कटर रोटेट करने की वजह से इस एरिया में उसका वर्कपीस का कटिंग होगा, ठीक है। तो ये मेरा अप मिलिंग और डाउन मिलिंग प्रोसेस है। अब मैं दिखा रहा हूँ, ये मेरा हाइड्रोलिक सर्किट ऑफ मिलिंग मशीन है। हाइड्रोलिक सर्किट और मिलिंग मशीन में पहले कोई भी सर्किट ड्रॉ करने के पहले सर्किट को देख के हम लोग को समझना चाहिए सर्किट में क्या क्या कंपोनेंट हम लोग यूज करते हैं, वो पहले हम लोग ध्यान देंगे। अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग तुम लोग को समझ में आई गया होगा कि यहाँ पे ये मेरा एक फिल्टर है, यहाँ पे ये मेरा एक पंप है, ये भी मेरा एक पंप है। ये पंप किस काम पे यूज होता है वो हम लोग मतलब सर्किट जब एक्सप्लेनेशन करेंगे वो हम बाद में बताएंगे। ये मेरा पीआर वाल्व है, प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व, प्रेशर कंट्रोल वाल्व। ये मेरा प्रेशर कंट्रोल वाल्व है, ये मेरा फिल्टर है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व यूज किए। क्या डीसीबी है ये मान लो 4/3 डीसीबी है, क्योंकि कितना पोर्ट है, 1 2 3 4 पोर्ट है। कितना डब्बा है, 1 डब्बा 2 डब्बा 3 डब्बा, तो 4/3 डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व ये है। मान के चलते ये मेरा सोलिनॉइड ऑपरेटेड है, ये मेरा सोलिनॉइड ऑपरेटेड है, राइट। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या यूज किए, एक फ्लो कंट्रोल वाल्व एफसी वाल्व यूज किए, यहाँ पे एक फ्लो कंट्रोल वाल्व यूज किए, यहाँ पे एक नॉन रिटर्न वाल्व यूज किए, यहाँ पे एक नॉन रिटर्न वाल्व यूज किए। इसका मतलब क्या है, ये बेसिकली हम लोग एक मीटर इन सर्किट हम लोग यहाँ पे शो किए। ध्यान देना, मीटर इन सर्किट और मीटर आउट सर्किट का जो मेरा वीडियो लेक्चर था, उस वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि मीटर इन सर्किट और मीटर इन सर्किट का डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली एक मीटर इन सर्किट यूज किए हैं। और ये मेरा सिलेंडर है, एक्चुएटर, बेसिकली लीनियर एक्चुएटर है। लीनियर एक्चुएटर के साथ पिस्टन ऐड हुआ है। पिस्टन का रॉड एंड में, पिस्टन का जो ये रॉड एंड है इसके साथ एक वॉट टेबल ऐड हुआ है। अब पिस्टन अगर मान लो इस डायरेक्शन में जाएगा तो वॉट टेबल भी इस डायरेक्शन में जाएगा। पिस्टन अगर इस मोशन डायरेक्शन में आएगा तो वॉट टेबल भी मेरा इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो ये सारा कंपोनेंट्स मेरा अभी हाइड्रोलिक सर्किट का मिलिंग मशीन में अटैच्ड हुआ है। अब हम लोग देखेंगे कि क्या स्टडी करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि क्या किस तरीके से ये सर्किट मेरा वर्क कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई स्टार्टेड द पंप, राइट। ये जो मेरा पंप है इसको हम लोग क्या पंप बोलते हैं, इसको हम लोग प्राइमरी पंप बोलते हैं, ठीक है। ये मेरा है प्राइमरी पंप, ये मेरा क्या है, ये मेरा है बूस्टर पंप। ये पहला वाला जो पंप है इस पंप को हम लोग क्या पंप बोल रहे हैं, प्राइमरी पंप। इसको हम लोग क्या पंप बोल रहे हैं, बूस्टर पंप, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले हम लोग ध्यान देंगे, पहले सोच लो कि ये बूस्टर पंप इस सर्किट में है ही नहीं। बस थोड़ा सा ध्यान दोगे कि ये बूस्टर पंप अभी सर्किट में है नहीं। तो मेरा अगर मैं पंप को स्टार्ट करूंगा मोटर के थ्रू से, इलेक्ट्रिक मोटर को कपल किया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक मोटर जब मेरा स्टार्ट होगा तब मेरा पंप क्या करेगा, पंप का इंटरनल मैकेनिज्म रोटेट करना शुरू करेगा। जब भी इंटरनल मैकेनिज्म रोटेट करेगा तब फ्लूइड को क्या करेगा, वो टैंक से सक करेगा और वो फिल्टर्ड फ्लूइड फिल्टर से पास करने के टाइम पे वो फ्लूइड फिल्टर्ड हो जाएगा। पंप के द्वारा वो फ्लूइड प्रेशर गेन करेगा, प्रेशर जनरेट होगा, उसके अंदर प्रेशराइज्ड होगा वो फ्लूइड प्रेशराइज्ड होने के बाद यहाँ पे आएगा। अब मेरा ये जो मेरा डीसीबी है ये मेरा अभी न्यूट्रल कंडीशन में, मतलब 3 नंबर कंडीशन में, राइट। तो ये अभी न्यूट्रल कंडीशन में, तो फ्लूइड पंप के थ्रू से यहाँ तक पहुंचेगा। उसके बाद ये न्यूट्रल कंडीशन है तो फ्लूइड क्या करेगा, यहाँ से डायरेक्ट जाके वो फीड से टैंक में वापस चल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरा प्राइमरी साइकिल है फ्लूइड का, ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम का, ये वाला मेरा प्राइमरी पार्ट है, ये मेरा सेकेंडरी पार्ट है, ये मेरा टर्शियरी पार्ट है, मतलब थर्ड पार्ट है। तो मेरा प्राइमरी साइकिल में मैं फ्लूइड को क्या किया, एकदम साइक्लिंग कर दिया एक बार, मतलब साइक्लिंग किया मतलब फ्लूइड को एकदम डायरेक्ट पंप के थ्रू से डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व तक लेके जाके फिर वही फ्लूइड को फिर से हम लोग पंप में लेके आ गया, क्योंकि अभी मेरा डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व बंद है, डीसीबी अभी 3 नंबर पोजीशन में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। ये मान लो मेरा x है, ये मान लो मेरा y है, तो मैं x ऑपरेट किया, राइट। x वाला जो सोलिनॉइड है उसको मैंने ऑपरेट किया। जब x वाला सोलिनॉइड ऑपरेट होगा तो ये जो मेरा डीसीबी है, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है, ये क्या होगा, ये इधर शिफ्ट होगा। ये जब इधर शिफ्ट होगा तो ये वाला जो पोर्ट है, ये पोर्ट मेरा यहाँ पे आएगा, ये वाला पोर्ट मेरा यहाँ पे आएगा,
ये वाला पोर्ट मेरा इधर आएगा और ये वाला जो पोर्ट है ये मेरा इधर आएगा, ठीक है। तो मेरा जो फ्लूइड है पंपिंग एक्शन के द्वारा जो फ्लूइड मेरा यहाँ पे आ गया है, वो फ्लूइड क्या होगा, वो ये वाला फ्लो पथ को मेंटेन करके यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाने के बाद इस जंक्शन में पहुंचेगा। इस जंक्शन में पहुंचने के बाद सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड इस एरिया से जाने का कोशिश करेगा इस डायरेक्शन में, बट इस एरिया में तो जा नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे एक नॉन रिटर्न वाल्व लगा हुआ है, चेक वाल्व लगा हुआ है और ये ब्लॉकेज है, इस डायरेक्शन में जा नहीं पाएगा। तो ये फ्लूइड क्या करेगा, ये फ्लो कंट्रोल वाल्व होके यहाँ पे पहुंचेगा। अब मैं मान के चलता हूं कि मेरा पंपिंग एक्शन के दौरान मेरा फ्लूइड जो आ रहा है 20 मीटर क्यूब पर सेकंड फ्लूइड मेरा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। 20 मीटर क्यूब पर सेकंड फ्लूइड मेरा डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व के अंदर एंट्री कर रहा है, बट मेरा ये जो एक्चुएटर है, ये एक्चुएटर ओनली 12 मीटर क्यूब पर सेकंड फ्लूइड को भी ये एक्सेप्ट करेगा। इसके बाद ये इसके ज्यादा जो फ्लूइड है मतलब 20 जो है वो मेरा एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो कितना तक एक्सेप्ट करेगा, मैक्सिमम 12 मीटर क्यूब पर सेकंड। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये जो मेरा एक्चुएटर है लीनियर एक्चुएटर, ये ओनली 12 मीटर क्यूब पर सेकंड फ्लूइड को एक्सेप्ट करता है और बाकी जो फ्लूइड है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। मतलब 12 के ऊपर जितना वॉल्यूम या डिस्चार्ज होगा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब एक सेकंड में वो सिर्फ 12 मीटर क्यूब फ्लूइड ही ये लीनियर एक्चुएटर एक्सेप्ट करेगा। तो मैंने क्या किया, मैं फ्लो कंट्रोल वाल्व को सेट किया कितने में, 12 मीटर क्यूब पर सेकंड। अब यहां से तो मेरा 20 मीटर क्यूब पर सेकंड फ्लूइड आ रहा है, तो ये नॉन रिटर्न वाल्व इधर से तो जा नहीं पाएगा, तो इसको इधर ये फ्लो कंट्रोल वाल्व होके ही वो लीनियर एक्चुएटर में पहुंचना पड़ेगा। तो इसमें तो 12 मीटर क्यूब पर सेकंड हम लोग मैक्सिमम जा सकता है। तो यहाँ का फ्लूइड से 12 मीटर क्यूब पर सेकंड फ्लूइड फ्लो कंट्रोल वाल्व के थ्रू से ये लीनियर एक्चुएटर में प्रवेश करेगा। बाकी 8 मीटर क्यूब पर सेकंड फ्लूइड वो क्या होगा, वो डायरेक्ट फिर से ये प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व के थ्रू से, क्योंकि जब भी 12 मीटर क्यूब पर सेकंड फ्लूइड यहां से एंट्री करेगा, बाकी 8 मीटर क्यूब पर सेकंड फ्लूइड क्या होगा, वो यहाँ पे स्टोर होते शुरू करेगा, वो यहाँ पे स्टोर होगा। तो इस लाइन पे प्रेशर क्रिएट होगा, इस लाइन पे प्रेशर क्रिएट होगा। जब ये लाइन पे प्रेशर क्रिएट होगा तो वो फ्लूइड यहाँ से पंपिंग एक्शन के दौरान के बाद वो मैक्सिमम 12 मीटर क्यूब पर सेकंड फ्लूइड को ही ऊपर तक भेजेगा। बाकी 8 मीटर क्यूब पर सेकंड फ्लूइड क्या होगा, ये प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व होके वो क्या करेगा, टैंक में मेरा वापस आ जाएगा। अब ये 12 मीटर क्यूब पर सेकंड का फ्लूइड जब ये लीनियर एक्चुएटर का इस पोर्शन में पहुंचेगा तो वो क्या करेगा, पिस्टन को एक फोर्स क्रिएट करेगा। कौन सा डायरेक्शन में, लेफ्टवर्ड फोर्स क्रिएट राइटवर्ड फोर्स क्रिएट करेगा। जब पिस्टन राइटवर्ड फोर्स क्रिएट होगा तो वर्कपीस क्या होगा, वर्क टेबल क्या होगा, वर्क टेबल मेरा राइटवर्ड फोर्स देगा, वर्क टेबल भी मेरा राइट साइड में जाने का कोशिश करेगा। यहाँ पे मेरा मिलिंग कटर कंटिन्यूअस वे में क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है। तो मिलिंग कटर जब मेरा रोटेट कर रहा है, मिलिंग कटर इस तरीके से रोटेट कर रहा है, वर्कपीस क्या होगा, वर्कपीस इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, मिलिंग कटर के साथ वर्कपीस का टच होगा और वर्कपीस में जितना मेरा रिक्वायर्ड एरिया में मुझे कटिंग करने का जरूरत है वो एरिया मेरा कट होगा। क्लियर। अब रिटर्न पॉलिसी, रिटर्न के बारे में मैं बात करूंगा। अब क्या होता है कि मान लो ये जो मेरा जब मेरा फ्लूइड यहाँ पे आया, राइट, इस एरिया में एंट्री हुआ तो पिस्टन को राइट साइड में मूव कर रहा है। पिस्टन जब राइट साइड में मूव करेगा तो वर्क टेबल भी राइट साइड में मूव कर रहा है। बट ये जो मेरा मिलिंग कटर है, ये मिलिंग कटर कौन से डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट कर रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट कर रहा है। और वर्कपीस जो है, वर्कपीस कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वर्कपीस इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से ये मिलिंग कटर इस वर्कपीस के ऊपर एक कटिंग फोर्स अप्लाई करेगा। मतलब ये मिलिंग कटर इस वर्कपीस को एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा काटने के टाइम पे। वो काटने के टाइम पे जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो मेरा पिस्टन ये राइट साइड में मूवमेंट करना चाहेगा, लेकिन वो मूवमेंट क्या होगा, रुक रुक के मूवमेंट होगा, थोड़ा स्लो मूवमेंट होगा। जितना मुझे फीड रेट देना है, फीड रेट मतलब मिलिंग कटर रोटेट कर रहा है और वर्कपीस सर्टेन स्पीड में वो मिलिंग कटर के नीचे से क्रॉस कर रहा है, ठीक है। मिलिंग कटर सर्टेन स्पीड में रोटेट कर रहा है और वर्कपीस क्या हो रहा है, सर्टेन स्पीड में मिलिंग कटर के नीचे से क्रॉस कर रहा है। जब वो क्रॉस करने की कोशिश की, जो क्रॉस कर रहा है इसको हम लोग फीड रेट बोलते हैं कि सर्टेन सेकंड के रेस्पेक्ट में, सर्टेन टाइम के रेस्पेक्ट में ये वर्कपीस सर्टेन वेलोसिटी के साथ वो क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरा जगह में मूव कर रहा है। तो उस टाइम इसको हम लोग फीड रेट बोलते हैं। तो उस टाइम मिलिंग कटर क्या कर रहा है, इस वर्कपीस के ऊपर काटने के टाइम पे कटिंग फोर्स अप्लाई कर रहा है।
जो ऑपोजिट डायरेक्शन है, कटिंग फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो जिसकी वजह से ये कटिंग फोर्स या रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, जिसकी वजह से ये जो मेरा पिस्टन होगा ये पिस्टन रुक रुक के चलेगा, क्योंकि वॉक टेबल थोड़ा सा रुक रुक के जाएगा तो इसलिए पिस्टन भी रुक रुक के जाएगा। इसकी वजह से सिस्टम में मेरा कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, लीकेज हो सकता है और का कोई चीज टूट भी सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये बूस्टर पंप यूज करते हैं। बूस्टर पंप यूज करने से क्या होता है, बूस्टर पंप यूज करने से फ्लूइड को तुरंत वो ये वाला पथ से मेंटेन करके वो फ्लो कंट्रोल वाल्व के अंदर से 12 मीटर क्यूब पर सेकंड से वो तुरंत सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड क्या करता है, पिस्टन के अंदर तुरंत प्रवेश करवाता है, जिसकी वजह से पिस्टन में ये जो रेजिस्टेंस फोर्स, ये जो मिलिंग कटर जो रेजिस्टेंस फोर्स दे रहा है वो पिस्टन क्या करता है, और ये जो सर्टेन अमाउंट ऑफ बूस्टर पंप से जो फ्लूइड मेरा इसके अंदर एंट्री करता है वो ये पिस्टन को रुक रुक के चलने में मजबूर नहीं, रुक रुक के जो चल रहा था पिस्टन, उस रुक रुक के चलने वाला सिस्टम को स्मूथ सिस्टम में बना देता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरा बूस्टर पंप का काम क्या है, बूस्टर पंप सर्टेन अमाउंट फ्लूइड को तुरंत हाइड्रोलिक लीनियर एक्चुएटर का पिस्टन का इस साइड में भेजता है, जिसकी वजह से पिस्टन का जो स्लो मोशन या रुक रुक के जो मोशन हो रहा था वो मोशन को वो स्मूथ कर देता है। बूस्टर पंप का काम क्या है, मोशन को स्मूथ कर देना। ठीक है, तो ये हो गया मेरा जब मेरा वर्कपीस राइट साइड में मूवमेंट कर रहा है। अब मेरा क्या है, अब मैं दिखाऊंगा, अब मैं क्या किया, अब मुझे वर्कपीस को इस साइड में लाना है। तो वर्कपीस जब इस साइड में आएगा मतलब मेरा ये मेरा मिलिंग कटर इस डायरेक्शन में और वर्कपीस का भी मोशन इस डायरेक्शन में होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाउन मिलिंग बोलेंगे। ठीक है, तो डाउन मिलिंग के टाइम क्या करेंगे हम लोग, डाउन मिलिंग के टाइम पे हम लोग वर्कपीस को हम लोग अभी क्या उसके बाद क्या करेंगे, ये जो वाई वाला पोर्शन है, ये वाई वाला जो पोर्शन है, वाई वाला जो सोलेनॉइड है, इसको हम लोग ऑपरेट करेंगे। इसको ऑपरेट करेंगे तो ये जो डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है डीसीबी, ये इधर शिफ्ट होगा। जब ये डीसीबी इधर शिफ्ट होगा तो फ्लूइड क्या करेगा, फ्लूइड ये वाला ये जो पोर्ट है, ये पोर्ट इधर आएगा, ये पोर्ट इधर आएगा, ये वाला पोर्ट इधर आएगा और ये वाला पोर्ट इधर आएगा। तो फ्लूइड क्या करेगा, ये फ्लो पाथ को मेंटेन करके यहां से जाएगा, इधर से तो जा नहीं पाएगा क्योंकि इधर में एक नॉन रिटर्न चेक वाल्व बैठा हुआ है, तो फ्लूइड पास नहीं कर पाएगा। तो फ्लूइड वही 12 मीटर क्यूब पर सेकंड में वो फ्लूइड इधर आएगा, इस एरिया में आएगा, वो पिस्टन के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा। पिस्टन के ऊपर जब प्रेशर क्रिएट करेगा, पिस्टन क्या होगा, पिस्टन इस डायरेक्शन में मूव करेगा। पिस्टन जब इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो मेरा क्या होगा, तो ये वर्क टेबल भी इस डायरेक्शन में मूव करेगा। वर्क टेबल जब इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो वर्कपीस भी इस साइड में आएगा। इस कंडीशन में यहाँ का जो फ्लूइड है, यहाँ का फ्लूइड इस एरिया से निकलने का कोशिश करेगा और यहाँ पे फ्लो कंट्रोल वाल्व है, तो फ्लो कंट्रोल वाल्व से मान के चलो ये फ्लो कंट्रोल वाल्व अभी 8 मीटर क्यूब पर सेकंड डिस्चार्ज को एक्सेप्ट कर रहा है। 8 मीटर क्यूब पर सेकंड डिस्चार्ज एक्सेप्ट कर रहा है और ये 8 मीटर क्यूब पर सेकंड डिस्चार्ज एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये वाला जो फ्लूइड, ये तो मेरा 12 मीटर क्यूब पर सेकंड में था, तो ये फ्लूइड जब यहाँ से आने का कोशिश करेगा तो ऑब्वियसली ये फ्लो कंट्रोल 8 मीटर पर क्यूब पर सेकंड फ्लूइड का डिस्चार्ज एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ से मेरा 8 मीटर क्यूब आएगा और बाकी 4 मीटर क्यूब पर सेकंड ये नॉन रिटर्न वाल्व को क्या आएगा, क्योंकि फ्लूइड नॉन रिटर्न वाल्व में इस डायरेक्शन से फ्लो हो सकता है, इस डायरेक्शन से फ्लो नहीं हो सकता है। तो फ्लूइड 4 मीटर क्यूब पर सेकंड इस डायरेक्शन से आएगा, यहाँ पे आएगा, और 8 मीटर क्यूब पर सेकंड फ्लूइड इस डायरेक्शन से यहाँ पे आएगा, मतलब 12 मीटर क्यूब पर सेकंड होगा और वो इस डायरेक्शन में जाके वो डायरेक्ट टैंक में वापस आ जाएगा। ये था मेरा अप मिलिंग प्रोसेस। डाउन मिलिंग प्रोसेस के लिए क्या है, डाउन मिलिंग प्रोसेस के लिए हम लोग और अब मान लो यहाँ पे वर्कपीस का कंडीशन, जब मैं वाइट ऑपरेट कर दूंगा सोलेनॉइड को तो मेरा वर्कपीस का मोशन भी इस डायरेक्शन में हो रहा है, मिलिंग कटर का भी मोशन इस डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग डाउन मिलिंग प्रोसेस बोलेंगे। और अप मिलिंग जब हम लोग एक्स को ऑपरेट करेंगे तब मेरा पिस्टन इस साइड में जाएगा, तो मिलिंग कटर का रोटेशन इस डायरेक्शन में और वर्कपीस का मूवमेंट इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में होने से इसको हम लोग अप मिलिंग बोलेंगे, सेम डायरेक्शन में हम लोग होने से इसको डाउन मिलिंग बोलेंगे। तो ये है बेसिकली मेरा हाइड्रोलिक सर्किट फॉर मिलिंग मशीन, राइट। ये मेरा हाइड्रोलिक सर्किट फॉर मिलिंग मशीन। यहाँ पे भी एक पीआरवी यूज किया हो क्योंकि जब बूस्टर पंप यूज होता है तो ये तो मेरा 12 मीटर क्यूब पर सेकंड ही एक्सेप्ट कर रहा था, तो अगर मेरा ज्यादा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड अगर वो यहाँ पे पहुंचाता है तो अगर ये सिर्फ 12 मीटर क्यूब पर सेकंड फ्लो कंट्रोल वाल्व से यहाँ पे आएगा, बाकी 8 मीटर क्यूब पर सेकंड ये पीआरवी से वो फिर से टैंक में वापस आ जाएगा। ये बेसिकली हाइड्रोलिक सर्किट फॉर मिलिंग मशीन है। अब हम लोग आएंगे हाइड्रोलिक सर्किट फॉर शेपर मशीन, ये किस तरीके से काम करता है। हाइड्रोलिक सर्किट फॉर शेपर मशीन 2 स्ट्रोक में काम करता है। ये मेरा हाइड्रोलिक सर्किट फॉर शेपर मशीन है, 2 स्ट्रोक में काम करता है। एक मेरा है फॉरवर्ड स्ट्रोक और फॉरवर्ड मोशन,
फॉरवर्ड स्ट्रोक और फॉरवर्ड मोशन, सेकेंड बैकवर्ड स्ट्रोक और बैकवर्ड मोशन, फॉरवर्ड स्ट्रोक और फॉरवर्ड मोशन, बैकवर्ड स्ट्रोक और बैकवर्ड मोशन। तो ये वाला जो सर्किट है, ये सर्किट में हम लोग थोड़ा स्टडी करेंगे। अभी पहले हम लोग देखेंगे कोई भी सर्किट पे काम करने के पहले वो सर्किट के क्या क्या कंपोनेंट्स एक्चुअली है। तो ये सर्किट में देखो, यहाँ पे एक पंप है, यहाँ पे एक फिल्टर है, यहाँ पे एक फिल्टर है। यहाँ पे हम लोग क्या डीसीबी यूज नहीं किया, हम लोग क्या किए, स्पूल वाल्व यूज किए। ध्यान देना, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व स्टडी करने के टाइम पे हम लोग स्पूल वाल्व पढ़े थे, पॉकेट वाल्व पढ़े थे। तो यहाँ पे स्पूल वाल्व यूज किए। ये मेरा स्पूल है S1 S2 S3, ये मेरा स्पूल है V1 V2 V3, ये मेरा पोजीशन है, स्पूल वाल्व का पोजीशन है। और R1 R2 यहाँ से मेरा फ्लूइड पास कर सकता है। यहाँ पे वर्कपीस है, ये मेरा वर्कपीस है, ये मेरा टूल है जो वर्कपीस के ऊपर इस तरीके से मोशन दे सकता है। और यहाँ पे मेरा रैम है, ये मेरा पिस्टन का पोजीशन है, ये मेरा होल एक्चुएटर है। और यहाँ से एक लिंक के माध्यम से स्पूल से पिस्टन का रड कनेक्टिंग है, राइट। ये मेरा कनेक्टिंग रड है, ये मेरा कनेक्टिंग रड है, राइट। ये कनेक्टिंग रड क्या किया है, स्पूल के पिस्टन के साथ लीनियर एक्चुएटर में जो पिस्टन है उस पिस्टन को ज्वाइन किया है, ये कनेक्टिंग रड। अब फॉरवर्ड स्ट्रोक और फॉरवर्ड मोशन में क्या है, फॉरवर्ड स्ट्रोक फॉरवर्ड मोशन में क्या है कि टूल, ये वाला में टूल क्या करता है, टूल कट द वर्कपीस। फॉरवर्ड स्ट्रोक और फॉरवर्ड मोशन में टूल कट द वर्कपीस, बट बैकवर्ड मोशन में क्या होता है, टूल डजंट कट द वर्कपीस, टूल does not cut the workpiece. So forward stroke और forward motion में tool cut the workpiece और backward stroke और backward motion में tool does not cut the workpiece. तो अब इसमें हम लोग देखेंगे कि काम कैसे करता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मेरा पंप को मैंने स्टार्ट करूंगा, मोटर कपलिंग है इसलिए पंप को जब मोटर जब स्टार्ट होगा तो पंप स्टार्ट होगा, पंप स्टार्ट होगा तो फ्लूइड क्या होगा, फ्लूइड यहां से एंट्री करना शुरू करेगा, फ्लूइड यहां से एंट्री करना शुरू करेगा। यहां से एंट्री करके फ्लूइड क्या करेगा, फ्लूइड यहां से इस डायरेक्शन से जाके वो डायरेक्ट इस एरिया में फील्ड करेगा। ये एरिया में जब फील्ड करेगा तब ये रैम के ऊपर क्या करेगा, एक फोर्स क्रिएट करेगा। तो रैम इस डायरेक्शन में मोशन देगा, रैम जब इस डायरेक्शन में मोशन देगा तब ये प्लंजर जो है, ये प्लंजर भी इस डायरेक्शन में मोशन देगा, जिसकी वजह से टूल क्या होगा, टूल आगे की तरफ जाएगा। ये अगर वर्कपीस है, ये अगर वर्कपीस है और ये अगर टूल है तो टूल का मोशन क्या होगा, आगे की तरफ होगा। इसका मतलब ये मेरा फॉरवर्ड मोशन हो रहा है, मशीन के रेस्पेक्ट में ये मेरा फॉरवर्ड मोशन हो रहा है, क्योंकि ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन क्या हो रहा है, इधर आ रहा है, ये वाला पिस्टन इधर आ रहा है, तो टूल मेरा इधर आ रहा है, तो ये टूल का फॉरवर्ड मोशन हो रहा है। फॉरवर्ड मोशन में क्या होगा, टूल वर्कपीस को काटेगा। तो अभी फॉरवर्ड जब मोशन होगा टूल क्या करेगा, वर्कपीस को काटेगा। इस टाइम पे ये एक्चुएटर का पोजीशन क्या होगा वो मैं थोड़ा तुम लोगों को दिखा रहा हूं। अब मेरा ये कनेक्टिंग रॉड इस तरीके से कनेक्ट है, राइट, इस डायरेक्शन में कनेक्ट है। जब मेरा फ्लूइड यहाँ पे एंट्री करेगा, इस एरिया में एंट्री करेगा, तो वो रैम के ऊपर फोर्स क्रिएट करेगा, तो रैम आगे की तरफ जाएगा, तो प्लंजर आगे की तरफ जाएगा, टूल आगे की तरफ जाएगा। तो उस टाइम पिस्टन भी ऑब्वियसली मूव करेगा। तो पिस्टन का जब मूवमेंट होगा तब पिस्टन का मान लो ये जो मेरा सर्कुलर पॉइंट है ये यहाँ पे आएगा और उसके साथ कनेक्टिंग रॉड है, तो ये वाला स्पूल क्या होगा, पीछे की तरफ जाएगा। ये अगर आगे की तरफ जा रहा है तो ये वाला स्पूल पीछे की तरफ जाएगा, क्योंकि अगर अभी ये इस तरीके से कनेक्ट है, जब ये आगे की तरफ जाएगा तब ये पीछे स्पूल वाला पिस्टन क्या होगा, पीछे की तरफ आएगा। तो स्पूल का ये सर्कल का पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा। जब यहाँ पे आएगा तब ये पिस्टन जब यहाँ पे आ जाएगा तो पिस्टन का ये वाला पोर्शन जब पीछे की तरफ आएगा तो ये स्पूल यहाँ पे बैठेगा, ये वाला जो स्पूल है ये यहाँ पे बैठेगा, ये वाला जो स्पूल है यहाँ पे बैठेगा, राइट। जब इस कंडीशन में हो गया, पंप तो कंटिन्यूअसली फ्लूइड को मेरा फ्लो कर, पंप तो कंटिन्यूअसली मेरा फ्लूइड को आगे की तरफ कर रहा है, राइट। पंप कंटिन्यूअसली फ्लूइड को क्या करेगा, आगे की तरफ कर रहा है। अब जब मेरा फ्लूइड पंप के थ्रू से यहां से जाके इस S2 से घुस के यहां से जाके R2 में घुसा, तो इसके आगे वाला जब यहां पे घुसा तो वो रैम के ऊपर फोर्स क्रिएट किया। तो इस एरिया में जितना मेरा फ्लूइड पहले से था वो फ्लूइड क्या होगा, वो फ्लूइड यहां से एंट्री करेगा, एंट्री करेगा करके यहां से फिल्टर्ड होकर वो टैंक में वापस आएगा। अब जब ये पिस्टन का पोजीशन चेंज हो गया, मतलब ये वाला गोला आगे की तरफ चल गया और ये वाला जो गोला है ये पीछे की तरफ चल गया, उस टाइम क्या होगा, ये स्पूल का पोजीशन यहाँ पे आ गया,
ये वाला, ये स्पूल का पोजीशन यहाँ पे आ गया, ये स्पूल का पोजीशन यहाँ पे आ गया। अब जब ये वाला स्पूल का पोजीशन यहाँ पे आ गया तो मेरा पंप से जो फ्लूइड यहाँ पे एंट्री करेगा तो वो फ्लूइड इस एरिया से तो और जा नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेज है। फाइनल पोजीशन का बात बोल रहा हूँ, ये पोजीशन मेरा ब्लॉकेज है, तो फ्लूइड क्या करेगा, यहाँ से एंट्री करेगा, यहाँ से एंट्री करेगा, यहाँ से जब एंट्री करेगा, इस एरिया से जब एंट्री करेगा, एंट्री करके क्या करेगा, वो रैम के ऊपर फोर्स क्रिएट करेगा, तो रैम इस डायरेक्शन में मोशन देगा। जब रैम इस डायरेक्शन में मोशन देगा तो ये जो मेरा इस कंडीशन में अभी है, ये जो मेरा अभी इस कंडीशन में है, वो क्या होगा, पिस्टन फिर से वापस इस कंडीशन में आ जाएगा। जब वापस इस कंडीशन में आएगा तो यहाँ का जितना फ्लूइड है, ठीक है, थोड़ा ध्यान दें, यहाँ का इस एरिया में जितना फ्लूइड था फॉरवर्ड स्ट्रोक के टाइम पे, इस एरिया में जितना फ्लूइड स्टोर हुआ था, वो फ्लूइड क्या होगा, वो फ्लूइड फिर इस एरिया से निकल के, वो फ्लूइड क्या होगा, वो फ्लूइड इस एरिया से निकल के यहाँ से अंदर इस फिल्टर से होके वो फिर टैंक में वापस आ जाएगा, राइट, इस तरीके से। और जब ये पिस्टन पीछे की तरफ जाएगा तब टूल क्या होगा, टूल का पोजीशन फॉरवर्ड स्ट्रोक के दौरान यहाँ पे था, फिर जब पिस्टन पीछे की तरफ जाएगा तो टूल का पोजीशन फिर से वो अपना इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा। इसका मतलब बैकवर्ड स्ट्रोक और बैकवर्ड मोशन होगा। जब बैकवर्ड स्ट्रोक और बैकवर्ड मोशन होगा तब टूल डज नॉट कट वर्कपीस। इसका मतलब इस मोशन में जब टूल फॉरवर्ड से लेकर बैकवर्ड जा रहा है, मतलब आगे से लेकर पीछे की तरफ जा रहा है, तब टूल वर्कपीस के ऊपर कुछ कट नहीं करेगा। बट जब इनिशियल मोशन में, इनिशियल पोजीशन में जब टूल सामने की तरफ जा रहा है, फॉरवर्ड मोशन दे रहा है, तब टूल मेरा वर्कपीस के ऊपर कट करेगा। मैं और एक बार रिपीट कर दे रहा हूं सर्किट का एक्सप्लेनेशन, थोड़ा ध्यान देना। पहले तो मेरा इनिशियल लोकेशन टूल का यहाँ पे ये और ये, ठीक है, ध्यान देना, ये और ये तीनों इनिशियल लोकेशन है। पंपिंग हुआ, फ्लूइड यहाँ से एंट्री किया, यहाँ पे फोर्स क्रिएट, यहाँ पे स्टोर हुआ, रैम के ऊपर फोर्स क्रिएट किया, रैम इस डायरेक्शन में मोशन दिया, प्लंजर इस डायरेक्शन में मोशन दिया, टूल वर्कपीस के ऊपर फॉरवर्ड मोशन हुआ, फॉरवर्ड मोशन में टूल वर्कपीस को काटा, ठीक। अब जब इस डायरेक्शन में रैम मोशन दिया तो इस एरिया में जितना फ्लूइड स्टोर हुआ था वो फ्लूइड क्या होगा, वो फ्लूइड के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा, तो वो फ्लूइड इस एरिया से वो फिल्टर होके टैंक में वापस आएगा। वो अब जब वो रैम फॉरवर्ड मोशन किया तब ये जो मेरा पिस्टन का पोजीशन है, ये पिस्टन का पोजीशन इस डायरेक्शन इस तरीके का हो जाएगा, राइट। जब इस तरीके का हो जाएगा तो उस टाइम मेरा क्या होगा, जब ये पिस्टन आगे की तरफ जाएगा, एक्चुएटर वाला पिस्टन आगे की तरफ जाएगा और ये स्पूल वाला पिस्टन पीछे की तरफ जाएगा, इस तरीके का होगा स्पूल पोजीशन। स्पूल का पिस्टन का पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा, एक्चुएटर का पिस्टन का पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा, जिसकी वजह से ये स्पूल का पोजीशन यहाँ पे होगा, ये वाला स्पूल का पोजीशन यहाँ पे होगा, ये वाला स्पूल का पोजीशन यहाँ पे होगा। अब पंप क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली फ्लूइड को ऊपर की तरफ भेज रहा है। तो जब ये पोजीशन पिस्टन स्पूल का पोजीशन यहाँ पे या इसका यहाँ पे और इसका यहाँ पे होगा तो फ्लूइड क्या करेगा, यहाँ से जाके इधर से तो और जा नहीं पाएगा, वो क्या करेगा, वो इधर से जाएगा, जाने के बाद वो इधर से जाएगा, जाने के बाद यहाँ पे आएगा, आने के बाद वो रैम को इस डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट करेगा, रैम पीछे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। जब रैम पीछे की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो इस एरिया का जो फ्लूइड है वो यहाँ से एंट्री करके यहाँ से फिल्टर होके वो वापस चल जाएगा टैंक में। तो इस तरीके से मेरा हाइड्रोलिक शेपर्ड मशीन का हाइड्रोलिक सर्किट काम करता है, जहाँ पे स्पूल का जो पिस्टन है वो एक्चुएटर का पिस्टन के साथ कनेक्टिंग रॉड के साथ कनेक्टेड है और उस अकॉर्डिंग टू द स्पूल मूवमेंट, स्पूल piston movement, the spool will be moved, and according to the spool movement the fluid is going to the linear actuator piston going to forward and the backward direction. Okay, so I think तुम लोगों को ये समझ में आ गया होगा हाइड्रोलिक सर्किट फॉर शेपर्ड मशीन एंड मिलिंग मशीन। अगर तुम लोगों को कोई भी डाउट रहता है आज का वीडियो लेक्चर क्लास में तो तुम लोग आज वाला जो जूम क्लास है वो जूम क्लास में तुम लोग मुझे सवाल पूछ लेना, तुम लोगों का जो डाउट है वो क्लियर कर लेना, ठीक है। Okay, now students, do you have any doubt related to this lecture? Yes, sir. हाँ बोलो। सर आप मिलिंग और डाउन मिलिंग इसका मतलब सर नेमिंग किस बेसिस पे किया गया है? आप मिलिंग और डाउन मिलिंग इसका जो मिलिंग बेसिस में हुआ है कि मान के चलो मेरा जो टूल है, ठीक है, मेरा जो मिलिंग मशीन का जो काटर है वो काटर जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक है, तो उस टाइम मेरा वर्कपीस क्या है, उस टाइम मेरा वर्कपीस लेफ्ट साइड में मूवमेंट कर रहा है, राइट। अगर दोनों का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में हो, वर्कपीस का मूवमेंट एंड काटर का मूवमेंट अगर दोनों का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में हो तब उसको डाउन मिलिंग बोल रहे हैं। और अगर दोनों का मूवमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, काटर का मूवमेंट एंड वर्कपीस का मूवमेंट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसको हम लोग अप मिलिंग बोल रहे हैं। बट सर डाउन थोड़ी हो रहा है सर, यहाँ पे तो वो स्लाइड कर रहा है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो रहा है यहाँ पे।
मैंने फॉरवर्ड मोशन और बैकवर्ड मोशन हो रहा है। तुम मिलिंग मशीन का कोई वीडियो देखे हो? मिलिंग मशीन का कोई वीडियो ऐसे मिलिंग वीडियो सर मशीन देखे में हैं। मिलिंग मशीन में कैसे मिलिंग कटर काम करता है देखे हो? यस सर, वो वर्कपीस जो होता है ना सर, आगे और पीछे जाता है, मतलब वर्कपीस आगे मतलब पीछे उसका डिपेंड। वर्कपीस आगे पीछे मूवमेंट करता है, मिलिंग कटर रोटेट करता है। तो मिलिंग कटर यहाँ पे जो रोटेट करता है उसके साथ हाइड्रोलिक सर्किट का कोई यहाँ पे रिलेशन नहीं। जो रिलेशन है वो वर्कपीस के ऊपर रिलेशन है। यहाँ पे जो एक्चुएटर का जो यहाँ पे पिस्टन है, वो पिस्टन अगर लेफ्टवर्ड मूवमेंट करेगा तो ये वर्कपीस कौन सा डायरेक्शन मूवमेंट करेगा? लेफ्ट मूवमेंट करेगा। ये सुन, यस तो यहाँ पे यस वर्कपीस तो रोटेट नहीं कर रहा है, यहाँ पे रोटेट कर रहा है मिलिंग काटर। अब अगर देखो मान के चलो कोई चीज रोटेट कर रहा है, जो गन्ना होता है, गन्ना को जब हम लोग ये करके निचोड़ के हम लोग जो रस निकलते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि दो गियर रोटेट करता है और उसमें हम लोग गन्ना को लीनियर मोशन में अंदर में एंट्री करवाते हैं। ठीक, यहाँ पे वही चीज मिलिंग कटर रोटेट कर रहा है, इसके साथ सर्किट का कोई रिलेशन नहीं है। और वर्कपीस यहाँ पे सिर्फ लीनियर मोशन दे रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे लीनियर एक्चुएटर यूज किया हूँ। लीनियर एक्चुएटर का अगर पिस्टन का मूवमेंट अगर लेफ्टवर्ड है तो वर्कपीस का मूवमेंट भी लेफ्टवर्ड है, क्योंकि ये लिंक मैकेनिज्म 90 डिग्री राइट एंगल लिंक मैकेनिज्म यहाँ पे अटैच्ड हुआ है। अब जब एक्चुएटर का लेफ्टवर्ड मूवमेंट होगा तो वर्कपीस का मूवमेंट भी लेफ्टवर्ड होगा, राइटवर्ड मूवमेंट होगा तो वर्कपीस का मूवमेंट भी राइटवर्ड होगा। अब जब वर्कपीस का मूवमेंट राइटवर्ड हो रहा है तब देखो दोनों मिलिंग कटर और वर्कपीस का मूवमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन है। ये सुनो, यस सर। तब उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? आप मिलिंग बोल रहे हैं। और जब ये दोनों का डायरेक्शन एक ही सिंगल डायरेक्शन है, जब एक्चुएटर लेफ्ट डायरेक्शन मूवमेंट करेगा, वर्कपीस भी लेफ्ट डायरेक्शन मूवमेंट करेगा, मिलिंग कटर का जो मूवमेंट है वर्कपीस का भी मूवमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो इसको हम लोग डाउन मिलिंग बोल रहे हैं। क्लियर? बट सर यहाँ पे वर्क जो हो रहा है सर वर्टिकली नहीं हो रहा है ना, हॉरिजेंटली हो रहा है, तो सर इसको अप और डाउन कैसे बोल सकते हैं फिर? मतलब सर यहाँ पे जो वर्क हो रहा है वर्कपीस में, हाँ, वो सर हॉरिजेंटली हो रहा है, वर्टिकली तो नहीं हो रहा है। वर्टिकली होगा तब तो बोलना अप और डाउन। हॉरिजॉन्टली हो रहा है, वर्टिकल नहीं हो रहा है, लेकिन ये प्रोसेस को हम लोग अप मिलिंग डाउन मिलिंग बोलते हैं। जब दोनों का डायरेक्शन को देखो, ये प्रोसेस है मिलिंग, एक मिलिंग मशीन के ऊपर एक प्रोसेस है। अब अगर तुम पूछोगे कि सर एक्चुएटर का नाम एक्चुएटर लीनियर कर रहा है, अपवर्ड आई मीन लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन मूवमेंट कर रहा है, लेकिन जब मिलिंग कटर ऑपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट कर रहा है वर्कपीस का, उस टाइम जो कटिंग जो रिमूवल पार्ट है वर्कपीस का, उसका जो मतलब अगर उसका रिलेटिव वेलोसिटी अगर हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में मिलिंग मशीन का कटर वर्कपीस के ऊपर टच करते हुए, देखो ध्यान देना, इस ड्राइंग को फोकस करके इमेजिन करना मैं क्या बोल रहा हूं। जब मिलिंग मशीन का कटर वर्कपीस का ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करते हुए वर्कपीस का ऊपर रिमूवल, जो पार्ट्स रिमूवल होना चाहिए उसको रिमूवल करता है, या रिमूवल मटेरियल को जो रिमूव करता है, तो वो रिमूवल मटेरियल के साथ कांटेक्ट पॉइंट में उसका जो वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इसलिए इसको अप मिलिंग बोला जाता है। ठीक, अब जब इसको राइटवर्ड डायरेक्शन होता है, सॉरी लेफ्टवर्ड डायरेक्शन होता है, जब वर्कपीस भी इस डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, मिलिंग मशीन का ये डायरेक्शन मतलब मिलिंग कटर भी सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, तो उस टाइम क्या होता है? इसका मतलब वर्कपीस, सोचो वर्कपीस इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, मतलब यहाँ का जो रिमूवल पार्ट्स है, यहाँ का जो रिमूवल पार्ट्स है वो क्या होगा? वो क्या होगा? उसका मूवमेंट क्या होगा? उसका मूवमेंट थोड़ा सा नीचे के तरफ होता है, बैकवर्ड मूवमेंट होता है। ठीक है, उसका बैकवर्ड कैसे होगा सर? वो तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। यहाँ का जो रिमूवल पार्ट है, और एक बार रिपीट कर रहा हूं ड्राइंग को, देखो एक सेकेंड, 1 2 3 4 5, चलो ये इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, ये भी मान के चलते इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। तब जब ये लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा तो ये क्या करेगा? यहाँ का जो रिमूवल मटेरियल है वो, इसको अगर हम लोग आप मिलिंग बोलते हैं तो हम लोग को सिंपल फंडा है कि इसका जो ऑपोजिट जो वर्क होगा,
क्योंकि जहां पे मेरा डायरेक्शन चेंज हो रहा है, अगर इसको आप मिलिंग बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का जो है, ये टेंजेंशियल जो वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जब रिमूवल पार्ट इसके मिलिंग कटर के द्वारा कटिंग हो रहा है, वहां का जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में बोला जा रहा है, इसीलिए क्योंकि अप मिलिंग के टाइम पे ये दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट था और डाउन मिलिंग के टाइम पे ये दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है, इसीलिए इसको डाउन मिलिंग बोला जाता है। बाकी कोई रीजन नहीं है, सिर्फ रीजन यही है क्योंकि अप मिलिंग, क्योंकि हम लोग हमेशा जानते हैं कि जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है तो उस टाइम एफिशिएंसी, कटिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगा, जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है तो उस टाइम कटिंग एफिशिएंसी क्या होगा, थोड़ा कम होता है। तो इसीलिए जहां पे मेरा ज्यादा कटिंग एफिशिएंसी है उसको अप मिलिंग बोला जा रहा है, जहां पे मेरा कम कटिंग एफिशिएंसी है उसको मुझे डाउन मिलिंग बोला जा रहा है। मुकेश सर और एक क्वेश्चन है, सर एक क्वेश्चन हो रहा है सर, सपोज सर वर्क पीस का लेंथ है सर 20 सेंटीमीटर, लेकिन हम लोग को जो वर्क करना है वो 10 सेंटीमीटर में ही करना है, तो सर इस टाइम हम कैसे कंट्रोल करेंगे? अगर मेरा वर्कपीस का लेंथ अगर 20 सेंटीमीटर है और अगर मुझे सिर्फ 12 सेंटीमीटर में काम करना है, ठीक है, तो उस टाइम ये जो एक्चुएटर है, दिखाई दे रहा है, शेयर दिखाई दे रहा है ना? ओके, ये जो एक्चुएटर है, एक सेकेंड, ये जो मेरा एक्चुएटर है, ये एक्चुएटर का जो मूवमेंट है, ये एक्चुएटर हम लोगों को, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मुझे एक्चुएटर को ऐसा करके मूवमेंट करवाना है ताकि ये वर्कपीस का 12 सेंटीमीटर तक ही मेरा मिलिंग मशीन कटर के साथ मेरा कांटेक्ट पहुंचे। यस और नो? मुझे अगर 12 सेंटीमीटर काटना है 20 सेंटीमीटर के अंदर, तो मुझे वो 12 सेंटीमीटर काटने के लिए मुझे एक्चुएटर का मूवमेंट को ऐसा करना है ताकि मेरा ये वर्कपीस मैक्सिमम 12 सेंटीमीटर तक ही मिलिंग मशीन का कटर का कांटेक्ट पॉइंट पे रहे, बाकी 8 सेंटीमीटर कटर का कांटेक्ट पॉइंट पे नहीं रहे। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे जो फ्लो कंट्रोल वाल्व है ना, एफसीवी, वो एफसीवी का जो फ्लो कंट्रोल को रिड्यूस करना पड़ता है, इसीलिए रिड्यूस करना पड़ता है कि अगर हम लोग इसको 6 मीटर क्यूब करेंगे, अगर हम लोग इसको 6 मीटर क्यूब करेंगे तो यहाँ पे एक्चुएटर का जो पिस्टन वो स्लो मूवमेंट करेगा एंड कम डिस्टेंस कवर अप करेगा। और साथ में बहुत सारा फैक्टर्स होता है, जो एक्चुएटर है वो एक्चुएटर का वॉल्यूम को छोटा कर देते हैं, इसीलिए तुम लोग देखोगे कि जैसे कॉलेज का वर्कशॉप में जो लेथ मशीन है, शेपर्ड मशीन है, वही क्या फाइनल साइज है या उससे भी ज्यादा बड़ा होता है? बड़ा होता है, ऑब्वियसली उससे ज्यादा बड़ा होता है। इंडस्ट्री में इससे ज्यादा बड़ा हॉर्स पावर का मोटर यूज होता है, ज्यादा हाइड्रोलिक फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है, तो डिपेंड्स ऑन द वर्क स्ट्रक्चर। इसीलिए हम लोग देखेंगे कि देखते हो लेथ मशीन में एक बेड रहता है, या मिलिंग मशीन में एक मिलिंग बेड रहता है, या शेपर्ड मशीन में एक शेपर्ड बेड रहता है, देखे हो कि नहीं देखे हो? यस सर, देखे हो ना? तो लेथ मशीन में जो मिलिंग मशीन में जो मिलिंग बेड रहता है या लेथ मशीन में जो लेथ बेड रहता है, उसमें क्या है कि एक सर्टेन, इतना प्रॉब्लम कर रहा है ना, जो बेड रहता है लेथ मशीन में या मिलिंग मशीन में, वो बेड का एक कांस्टेंट लेंथ है, ये लेंथ के ऊपर डिपेंड करके अंदर का जो भी पंप बोलो, सर्किट बोलो, जो भी है वो इस बेड के ऊपर डिपेंड करके प्रिपेयर किया जाता है। क्योंकि अगर मेरा ये बेड का लेंथ अगर बड़ा हो जाएगा तो मुझे एक्चुएटर का लेंथ भी मुझे बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे अप मिलिंग या डाउन मिलिंग के टाइम पे हम लोग क्या देखे, अप मिलिंग के डाउन मिलिंग के टाइम पे वर्कपीस का मूवमेंट, जो द मूवमेंट ऑफ द वर्कपीस इज डिपेंड ऑन द एक्चुएटर डिस्प्लेसमेंट, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट। एक्चुएटर के अंदर पिस्टन जितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, वर्कपीस का मूवमेंट उतना ही डिस्प्लेस होगा। तो अगर मुझे वर्कपीस का मूवमेंट कांस्टेंट रखना है, एक फिक्स बेड पे रखना है,
तो मुझे एक्चुएटर का जो पिस्टन का जो लेंथ है या पिस्टन का भी मूवमेंट है उसको भी मुझे फिक्स करना पड़ता है। बहुत सारा फैक्टर्स होता है, वो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करके हम लोगों को करना पड़ता है। यस सर। Okay. Now, any students, do you have any question related to this milling machine circuit and slipper machine circuit? Any students, do you have any question? Okay. एक चीज बोल दे रहा हूँ, इस तरीके का क्वेश्चन जब सेमिस्टर क्वेश्चन में आता है तो उस टाइम तुम लोगों को काम क्या करना है, जो भी मेरा सर्किट डायग्राम मैंने शो कर रहा हूँ या मैं नोट्स दे रहा हूँ, वो नोट्स या सर्किट डायग्राम से अपना टॉपिक वाइज ना अपना सर्किट को ड्रॉ करके रखो। अगर बार बार अगर प्रैक्टिस कर लिए हो तो कोई इशू नहीं है, सर्किट डायग्राम याद रह जाएगा। लेकिन अगर प्रैक्टिस अभी तक नहीं किए हो तो सर्किट डायग्राम भूल जाने का बहुत चांसेस है। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आता है तो तुम लोगों को पहला काम है सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। व्हाट आर द कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस सर्किट डायग्राम, तो वो तुम लोगों को लिखना पड़ेगा, राइट। उसके बाद उसका वर्किंग एक्सप्लेनेशन मतलब वर्किंग एक्सप्लेनेशन बताओगे तब जाके तुम लोग को पूरा मार्क्स मिलेगा। मैं यहाँ पे कोई भी सर्किट में मैंने यहाँ पे एरो साइन नहीं दिया, तो मैं तुम लोगों को बोलूंगा कि तुम लोग वहां पे रिक्रूटर को तो और तुम लोग समझाओगे नहीं, सो प्लीज गिव द एरो साइन कि फ्लूइड का मूवमेंट जब और कोशिश करोगे, जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, एक सेकेंड दिखा रहे, एक सेकेंड, जैसे ध्यान देना इस लाइन पे, हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे मैंने 4/3 डीसीबी दिखा दिया, यहाँ पे मैंने सर्किट को न्यूट्रल पोजीशन में कनेक्ट किया हो, राइट, न्यूट्रल पोजीशन में कनेक्ट किया हो। और हम जब समझाते तब मैं बोलता हूँ कि ऑपरेटिंग एक्स एंड ऑपरेटिंग वाई। तो तुम लोग एक काम करोगे, तुम लोग ये जब सर्किट बनाओगे, कोई भी सर्किट बनाओगे, कोशिश करोगे एक एक्स ऑपरेट करके सर्किट शो करो और एक वाई ऑपरेट करके सर्किट शो करो। अगर एक्स ऑपरेट करके सर्किट शो करोगे तो एक्चुएटर का पोजीशन वेरी करेगा, अगर वाई ऑपरेट करके सर्किट शो करोगे तो एक्चुएटर का पोजीशन वेरी करेगा। कैसे? अगर एक्स को अगर ऑपरेट करके अगर सर्किट को शो करोगे, इसका मतलब ये जो पंप कनेक्शन है ना, ये पंप कनेक्शन इस पॉइंट पे जाएगा और ये जो मेरा रिटर्न कनेक्शन है, ये रिटर्न कनेक्शन इस कनेक्शन में जाएगा, ये जो कनेक्शन है ये इस कनेक्शन में जाएगा, इस पोजीशन में जाएगा, और ये जो मेरा कनेक्शन है वो इस पोजीशन में आएगा, जिसकी वजह से जो मेरा एक्चुएटर का पोजीशन है वो एक्चुएटर का पोजीशन लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करेगा। तो वहां पे एक्चुएटर को थोड़ा सा राइट साइड में दिखा दो। सेकेंड डायग्राम सेम डायग्राम ड्रॉ करो, लेकिन सेकेंड डायग्राम एक ड्रॉ करके रखो जहां पे तुम ये जो कनेक्शन वो इसको यहाँ पे पुट करो और ये रिटर्न कनेक्शन को यहाँ पे पुट करो, ये कनेक्शन को यहाँ पे पुट करो और ये कनेक्शन को यहाँ पे पुट करो। इसमें क्या होगा, इसमें जो एक्चुएटर का पोजीशन फिर से वेरी करेगा, तो एक्चुएटर को मैं राइट टू लेफ्ट का तरफ मूवमेंट होगा इस कनेक्शन की वजह से, वाई को ऑपरेट करोगे तब। तो इसीलिए ये एक्चुएटर में पिस्टन का जो पोजीशन है उसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड में रख दो, राइट। उसके बाद जाके वर्किंग एक्सप्लेनेशन लिखो, फिगर का नाम दे दो फिगर 1 एंड फिगर 2। जब भी कोई चीज को लिखने के टाइम की ड्राइंग से कोई चीज को डिफाइन करना है तो लिखना होगा जैसे बुक में लिखा हुआ रहता है कि वी कैन सी इन फिगर 12.5c, तो वैसे ही फिगर 1 फिगर 2 करके लिखोगे। तो यहाँ पे तुम लोग जब कोई वर्किंग एक्सप्लेनेशन लिखने जाओगे और फिगर को अगर आइडेंटिफाई करना है तो तुम लोग डायरेक्ट लिख सकते हो कि फिगर 1, बाकी इसको डिटेल्स में लिखने का जरूरत नहीं है। क्लियर? ऐसे तो 2 को बनाना पड़ेगा ना सर? हाँ, 2 बनाओगे तो क्या होता है ना, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ता है। मतलब तुम एज ए स्टूडेंट तुमको फुल नॉलेज है, ये रिक्रूटर को पता चलता है, I mean, जो एग्जामिनर है उनको पता चलता है। ऐसे न्यूट्रल बनाएंगे तो 2 को बनाना नहीं पड़ेगा। न्यूट्रल बनाओगे तो क्या है, न्यूट्रल बनाओगे तो बाकी सब लड़का, why you are the unique person, when you will be the unique person, when you will give the 2 diagram। देखो बाकी स्टूडेंट्स क्या करेगा ना, बाकी स्टूडेंट्स मतलब मैं रिलेटिव टू कंपैरेटिव अदर कॉलेज बोल रहा हूँ, बाकी स्टूडेंट्स क्या करेगा, वो न्यूट्रल डायग्राम ड्रॉ करेगा। इवन मैं तुम लोगों को बोल सकता हूँ कि तुम लोग जैसा आईएफपी का सर्किट डायग्राम देखो, बाकी स्टूडेंट्स वो नहीं देखा है, उस तरीके का नहीं समझा है, क्योंकि आईएफपी का जो बुक है, राइट, आईएफपी का जो बुक है जिसको एसआर मजूमदार का बुक में सर्किट डायग्राम तो दिया हुआ है, लेकिन बहुत ही कंजेस्टेड तरीके से, इतना इजी या सिंपल वे में नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो वो लोग क्या करेगा, किसी भी तरीके से न्यूट्रल को शो करके लिख देगा। और देखो एक एग्जामिनर के सामने पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो तुम्हारा हर एक लाइन को चेक करते हुए जाए,
राइट। ये मैं जानता हूं इसलिए तुम लोगों को बोल रहा हूँ, राइट। तो इसीलिए तुम लोग अगर 2 डायग्राम ड्रॉ करोगे तो वो तुम्हारा कॉपी राइटर चेक भी नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारा वो 2 डायग्राम के ऊपर तुमको मार्क्स दे देगा, पूरा मार्क्स दे देगा। ओके, यस सर। ओके। नाउ स्टूडेंट्स, डू यू, आदित्य बोलो, कुछ बोल रहे थे, बोलो आदित्य, कुछ बोल रहे थे क्या? आदित्य कुछ बोल रहे थे क्या? नो सर। अच्छा, तुम्हारा म्यूट अनम्यूट हो रहा था बार बार, इसीलिए। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, डू यू हैव एनी डाउट? अगर कोई डाउट नहीं है तो मूडल में ये सर्किट्स के ऊपर नोट्स दिया गया है, वो नोट्स को थोड़ा सा फॉलो करो। और साथ में जब ये जो मेरा वीडियो लेक्चर है ना, वीडियो लेक्चर देख के ये सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके इसका वर्किंग एक्सप्लेनेशन सुन के अपना लैंग्वेज में कोई कॉपी में लिख लो। इसमें क्या सुविधा है ना, इसमें सुविधा ये है कि पहला बात है, तुम वीडियो लेक्चर देख के तुम समझ रहे हो, ड्राइंग तुम्हारे सामने है, वो ड्राइंग्स देखकर तुम अपना कॉपी में ड्राइंग कर रहे हो, इसमें तुम्हारा प्रैक्टिस हो रहा है। वर्किंग एक्सप्लेनेशन समझ के सुन के अपना लैंग्वेज में वर्किंग एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो, इसमें तुम बिलीव नहीं करोगे, मेरा प्रोसेस को एक बार अप्लाई करके देखो, तुम मोटा मोटी अभी अगर कोई चीज पढ़ोगे तो उसको तुम मैक्सिमम एग्जाम तक बहुत अच्छे तुमको याद रहे। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, कोई भी सर्किट को अगर समझाना है तो पहले वो सर्किट को ड्रॉ कर लो और वर्किंग एक्सप्लेनेशन को अपना लैंग्वेज में लिखो। जब अपना लैंग्वेज में लिख रहे हो ना, क्योंकि तब तुम वो सर्किट डायग्राम को देख देख के लिख रहे हो, इसमें तुम लोग का प्रैक्टिस और प्रिपरेशन बहुत बढ़िया होगा। ठीक है सर बोल रहे सर, बोलो। जो सेकंड वाला जो आप बनाए हैं सेपर मशीन का, उसमें आप स्पूल वाला क्यों यूज किए सर? वो डायरेक्शन कंट्रोल वर्क क्यों नहीं यूज किए? इसीलिए यूज किए क्योंकि देखो सेकंड वाला केस में क्या है ना, हम लोगों को पहला वाला केस में, मिलिंग मशीन के केस में हम लोग डायरेक्ट एक्चुएटर शो किए हैं। ठीक है, देखो डीसीवी, ये जो मेरा डीसीवी है, ये डीसीवी हर जगह में यूज होता है, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व मैं हर जगह में यूज करूंगा, राइट। ये मेरे डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व की जगह में मैंने क्या किया, वो मैंने स्पूल डायग्राम शो कर दिया। ये मेरा एक्चुएटर है, ये जो है ये मेरा एक्चुएटर है, और ये मेरा डीसीवी है। ठीक है, 4x3 डीसीवी है, राइट। तो 3 है क्यों, 1 2 3, सो यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, इसको हम लोग 4x3 डीसीवी बोलते हैं। ओके, क्यों, देखो ध्यान से देखना, 2 पोर्ट है और 2 ये है आने का, 1 2 और 3 और 4। तो इसको स्पूल डायग्राम इसलिए शो किया हो क्योंकि जो एक्चुएटर से जो रिटर्निंग पॉइंट हम लोग ये डीसीवी को इस्तेमाल करके क्लियरली समझा नहीं सकता था। ठीक है, इसीलिए हम लोगों को ये स्पूल डायग्राम शो करना पड़ा। तो तुम लोग अगर चाहोगे तो ये सेम डीसीवी यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, बात बराबर है, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे हम लोग कोई फ्लो कंट्रोल वाल्व यूज नहीं करते सेपर मशीन के लिए, तो इसीलिए स्पूल डायग्राम शो करते, क्योंकि बुक में ठीक है जो, सर, मतलब यूज कर सकते हैं ना सर? हाँ यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन तुम अगर ये डायग्राम जो मैंने दिखाया हो, ये डायग्राम को अगर समझोगे ना तो तुम्हारे पास लिखने के लिए बहुत सारा चीज होगा। क्योंकि तुम इसको देखो, मैंने क्या किया ना, मैंने V1 S1 V2 S2 V3 S3 करके मैंने पोजीशन डिफाइन कर दिया। तो तुम अगर इसको एक बार मेरा वीडियो लेक्चर को फिर से जब रिपीट करके देखोगे तो ये V1 S1 V2 S2 V3 S3 करके अगर तुम पोजीशन डिफाइन कर दोगे तो लिखने के टाइम तुम बोलोगे व्हेन द फर्स्ट spool, ये spool diagram है, when the first spool is moved to the V1 to S1, that time the oil is transferred from the actuator to the tank, right। इस तरीके से तुम लिख सकते हो, लेकिन डीसीवी के केस में क्या हुआ ना, तुम उस तरीके से उसको लिख नहीं सकते हो, मतलब जैसे मैंने एक्सप्लेनेशन किया उस तरीके से तुम उसको लिख नहीं सकते हो। इसीलिए मैंने यहाँ पे स्पूल डायग्राम दिया और मैंने पोजीशन यहाँ पे शो किया ताकि स्टूडेंट्स can understand what is the working principle of hydraulic circuit for seper machine, and the students can write also the volume of writing। volume of writing मतलब तुम working explanation को ज्यादा expand कर सकते हो, उसको बढ़ा सकते हो, जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ज्यादा तुमको अच्छे से clearly understood कर पाओगे। ठीक है सर। Okay, so thank you everyone for attending class, and please projects के लिए अपना काम शुरू कर दो, 15 तक प्रोजेक्ट्स को रेडी कर लो। दिस इज माय अर्लीस्ट रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज प्रोजेक्ट्स के लिए स्टार्ट कर दो अपना काम। दिनेश कुछ बोलना है, अपूर्व को बोलना है कुछ?
No, sir. Okay. So thank you everyone for attending class. Thank you. Thank you, sir. Thanks. Okay.